मेरी छोटी बुआ अनुपमा दर दर की ठोकरें खाती रही, क्योंकि उनके पास अपना कोई घर नहीं था। सबसे पहले पिता ने निकाला, फिर उसके बाद ससुराल में उनके देवर ने निकाला। बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनकी शादी की। फिर उसके बाद बेटे बहू ने भी घर से निकाल दिया। आज बुआ को अपना घर मिल गया, जहाँ से उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। आखिर ऐसा कौन सा घर था बुआ का, जहाँ से उनको कोई नहीं निकाल सकता। मेरा नाम मोनिका वर्मा है। सुबह 8 बजे ऑफिस जाने के लिए मैं तैयार हो रही थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उफ, सुबह सुबह ये किसका फ़ोन आ गया। मैं मन ही मन में सोच रही थी कि सुबह के 5 मिनट भी कितने कीमती होते हैं। अब ये फ़ोन कॉल लूँगी तो 8:10 वाली बस निकल जाएगी। फिर दूसरी बस आने तक शायद ऑफिस पहुँचने में देर हो जाएगी। ऑफिस में देर से पहुँचूँगी तो मेरा तुनक मिजाज बॉस अपने चश्मे को नाक पर टिकाता हुआ मुझे घूरेगा और फिर कहेगा, मिसेज मोनिका वर्मा, आप फिर से आज 15 मिनट लेट हैं। ऐसे रोज रोज कैसे चलेगा। पर इस फ़ोन वाले को इतनी बातें कैसे मालूम होंगी। यही सब सोचती हुई आगे बढ़ी और झुंझलाहट में फ़ोन का रिसीवर कान में लगाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, मैं सफदरगंज अस्पताल से मिस्टर आलोक बोल रहा हूँ। क्या आप मिसेज मोनिका वर्मा हैं? जी हाँ, मैं मोनिका वर्मा बोल रही हूँ। अस्पताल से मेरे लिए फ़ोन क्यों आया, इस सोच ने मुझे घबराहट में डाल दिया। पर आपने मुझे फ़ोन क्यों किया, मैंने पूछा। जी, आप किसी अनुपमा वर्मा को जानती हैं? वे इस वक्त हमारे अस्पताल में बेहोश पड़ी हैं। उनके पर्स में ही हमें आपका नंबर और पता मिला है, इसीलिए आपको हमने फ़ोन किया है। जी हाँ, मैं अनुपमा वर्मा को जानती हूँ। वो मेरी छोटी बुआ हैं। पर उन्हें क्या हुआ है? वे आपके अस्पताल में कैसे आईं? सब ठीक तो है ना? मैंने ढेर सारे सवाल एक साथ उनसे पूछ डाले। उधर से मिस्टर आलोक ने थोड़ा अधीर होते हुए कहा, मैम आप यहाँ आ जाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे फ़ोन पर इतनी बातें एक साथ नहीं पूछनी चाहिए थी। अपनी गलती का एहसास कर मैंने तुरंत उनसे अस्पताल का वार्ड नंबर और बेड नंबर पूछा और एक ऑटो रिक्शा कर अस्पताल की ओर चल पड़ी। ऑफिस में बॉस को फ़ोन कर बता दिया कि मुझे अचानक अस्पताल जाना पड़ रहा है, इसीलिए आज मैं 1 घंटे बाद ऑफिस आऊँगी। मैं जानती हूँ कि 1 घंटे बाद ऑफिस जाने पर बॉस की क्या प्रतिक्रिया होगी, पर क्या करती। अस्पताल से खबर मिलने के बाद बुआ को देखे बिना काम पर जाना भी तो ठीक नहीं। अगर चली भी जाती तो काम में मन कहाँ लगता। अस्पताल जाते वक्त बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि काश वो कोई और स्त्री हो, मेरी छोटी बुआ ना हो। मैं अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि अनुपमा नाम की कोई और भी तो हो सकती है, जो शायद मुझे जानती हो और उसके पास भी मेरा नंबर हो। अस्पताल पहुंची तो मेरी सारी शिकायत निर्मूल सिद्ध हुई। वास्तव में वो मेरी छोटकी बुआ ही थी। बेड पर बेहोश पड़ी थी, माथे पर चोट थी और डॉक्टर ने पट्टी बांध कर रखी थी। चेहरा एकदम पीला दिख रहा था, बहुत ही कमज़ोर नजर आ रही थी, मानो शरीर में खून ही ना हो। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं था। शायद यही उनकी बेहोशी की वजह थी। रिसेप्शन पर मिस्टर आलोक से मिली तो उन्होंने बताया कि किसी सज्जन को ये रास्ते पर बेहोश पड़ी मिली थी। वे इन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर अपना फ़ोन नंबर और नाम उनके पास लिखवा कर अपने ऑफिस चले गए। सबसे पहले मैंने उस अनजान सज्जन का मन ही मन धन्यवाद किया, जो बुआ को अस्पताल लेकर आए थे। बाद में थोड़ी फुर्सत मिलने पर उन्हें फ़ोन कर उनका शुक्रिया अदा करूंगी। ऐसा सोचकर मैं डॉक्टर निशांत को मिलने के लिए उनके चैम्बर में गई, जो बुआ को देख रहे थे। डॉक्टर से पता चलने पर कि इनके माथे पर गहरी चोट लगी है, खून की भी कमी है, इसीलिए इन्हें होश में आने में शायद 3-4 घंटे लग जाएं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑफिस चली जाऊं और बॉस को सारी बात बताकर हाफ डे लेकर फिर आ जाऊंगी और तब तक शायद बुआ को होश आ जाए। डॉक्टर निशांत को अपनी मजबूरी बताकर
और बुआ के लिए एक अटेंडेंट का इंतजाम कर। मैं जल्दी आने की बात कहकर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। ऑफिस पहुंची तो 10 बज रहे थे। मेरा ऑफिस टाइम 9 बजे शुरू होता है। डरते डरते बॉस के कैबिन की ओर बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचते ही पैर ठिठक गए। बॉस अंदर किसी के साथ बड़े गुस्से से बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे से थोड़ी दूर हटकर खड़ी हो गई। पता नहीं अंदर कौन था, क्योंकि सिर्फ बॉस की आवाज़ आ रही थी। सामने खड़ा व्यक्ति शायद सिर झुकाए चुपचाप उनकी डांट सुन रहा था। 5 मिनट बाद बॉस की आवाज़ शांत हुई। थोड़ी देर बाद कोई कमरे से निकला। अरे, ये तो अपने ऑफिस में काम करने वाले रामू काका का बेटा है। मैंने उसे पहचान लिया था। बुलाने पर वो मेरे पास आया और बताया, आज सुबह से पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है। वे काम पर नहीं आ सकते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने बदले काम पर भेज दिया ताकि ऑफिस का काम ना रुके। पर बॉस को पिताजी का ना आना और मुझे काम पर भेजने का प्रस्ताव पसंद नहीं आया। मुझे तो इसमें कोई खराबी नज़र नहीं आई, पर बॉस तो बॉस है, उन्हें रामू काका का खुद निर्णय लेना रास नहीं आया। खैर, उस दिन तो उन्होंने उसे काम करने को कह दिया, पर आइंदा से ऐसा करने पर काम से निकाल देने की धमकी दी। अब इस तरह के माहौल के बाद मुझे बॉस के पास जाने से डर लगने लगा। पता नहीं वे क्या कह बैठे। मैं आई कम इन सर कहते हुए मैं दरवाजे पर खड़ी हो गई। उन्होंने बड़ी विनम्रता से अंदर आने की इजाज़त दी। शायद ये तूफान के पहले की शांति थी। मैंने उन्हें सुबह की सारी घटना बताई। फिर थोड़ी देर चुप खड़ी रही। सोच रही थी कि अब इनसे हाफ डे की बात करूंगी तो बम की तरह फट पड़ेंगे। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं, कैसे बोलूं। तभी उनके मुंह से ये सुनकर, मिसेस मोनिका आप यहाँ पर क्यों आई? आपको इस वक्त अस्पताल में अपनी आंटी के पास रहना चाहिए था। आप मुझे फ़ोन करके भी बता सकती थी। अभी आप उनके पास चली जाइए और अगर आपको किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नहीं सर, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मैं अपना थोड़ा काम निपटा कर चली जाऊँगी। वैसे भी अभी वे होश में नहीं हैं और मैं उनके पास एक अटेंडेंट को रख कर आई हूँ। जैसे ही उन्हें होश आएगा वो मुझे तुरंत सूचित कर देगी। जैसा आप ठीक समझे मिसेस मोनिका, उन्होंने बड़े ही सधे स्वर में कहा। मेरे लिए आज उनका व्यवहार बड़ा अप्रत्याशित था। मैं अपनी टेबल पर गई और सोचा लंच आवर तक काम निपटा कर चली जाऊंगी, पर काम में मन ही नहीं लग रहा था। रह रहकर छुटकी बुआ की बातें याद आ रही थी। पिछले महीने ही तो मैं उनसे मिली थी। बड़े फूफा जी की 13वीं पर आई थी वे। मेरी प्यारी बुआ जो मुझसे उम्र में थोड़ी ही बड़ी थी, जिन्हें दादाजी छुटकी कहते हैं और मैं प्यार से छुटकी बुआ कहती थी। इतनी दुबली कैसे हो गई? हमेशा हंसते रहने वाली मेरी बुआ अचानक से इतनी शांत और उदास सी क्यों है? ये सारे सवाल मेरे मन में कौंध रहे थे। शायद फूफा जी की 13वीं का माहौल है इसीलिए, पर नहीं, बात कुछ और है। मेरा मन बार बार कह रहा था कि अवश्य ही बुआ किसी बड़े दुख के दौर से गुजर रही हैं, क्योंकि छोटे छोटे दुखों में तो मैंने बुआ को हमेशा ही हंसते हुए पाया है। मुझे याद है वो दिन जब बुआ ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। वे आगे पढ़ना चाहती थी, पर बाबूजी यानी मेरे दादाजी उनकी शादी करके अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहते थे। बाबूजी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, अभी मुझे और पढ़ना है। बुआ ने अपने बाबूजी से बड़े आग्रहपूर्वक कहा था। छुटकी, बहुत हो गई पढ़ाई, अब तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर विदा कर दूं तो मेरा बोझ हल्का हो जाए। तो क्या बाबूजी, ये मेरा घर नहीं है? नहीं पगली, ये भी तेरा ही घर है, पर लड़कियों का असली घर उनकी ससुराल ही होता है। अब और पढ़ने की इच्छा हो तो अपने घर में जाकर पढ़ लेना। बाबूजी के इन शब्दों के आगे बुआ निरुत्तर हो गई और कहीं न कहीं अपने घर के सपने देखने लगी। हर कुंवारी लड़की की तरह बुआ का भी सपना था कि उनका एक बहुत सुंदर सा अपना घर हो, प्यार करने वाला पति, सास ससुर, देवर, ननद, सबसे भरा पूरा परिवार हो। बुआ ने कभी अपने घर में अकेले रहने के सपने नहीं सजोए थे। भरे पूरे परिवार में रहने वाली बुआ को ससुराल भी वैसी ही मिली।
जैसा वे चाहती थी। बुआ के रिश्ते के लिए बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। एक तरह से कहें तो रिश्ता खुद चलकर हमारे घर आया था। मेरे छोटे फूफा जी, जो कानपुर में एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के पद पर कार्यरत थे, पहली बार अपने एक मित्र के साथ आए थे, जो मेरे चचेरे भाई थे। मेरे भैया भी कानपुर एयरफोर्स में विंग कमांडर थे। उन्हें किसी काम से लखनऊ आना पड़ा था। उन्हीं के साथ मेरे फूफा जी यानी राहुल जी भी आए थे। हालांकि उस वक्त उनसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, पर बाद में यूं ही बातों में बुआ की शादी की बात चल निकली और उन्हें हमारी बुआ पसंद आ गई। बाद में उनके परिवार वालों ने इस रिश्ते को मंजूरी देकर मात्र 2 महीनों के अंदर ही विवाह की तारीख भी निकलवा दी। बुआ की शादी बहुत धूमधाम से हुई। मेरे और बुआ के बीच उम्र का बहुत कम फासला होने के कारण हम दोनों सहेलियों की तरह रहती थी और एक दूसरे के साथ हम अपनी व्यक्तिगत बातें कर लिया करते थे। बुआ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। अक्सर फ़ोन पर उनसे बातें होती थी। अपने नए घर के बारे में भी बुआ ने ही मुझे बताया था। जब शादी के बाद पहली बार मैं अपने ससुराल आई तो सास ने मेरी आरती उतारी। फिर मैंने हिंदू रीति के अनुसार घर में पहला कदम रखा। अपने घर की जो सुखद अनुभूति होती है, मैंने बिल्कुल वैसा ही महसूस किया था। सास ने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया। एकदम अंदर वाला कमरा, वो भी सीलन से भरा और दुर्गंध भी आ रही थी। सीलन के कारण जगह जगह से कमरे का प्लास्टर भी उखड़ा हुआ था। कमरा देखते ही मेरा मन एकदम से बुझ गया, पर नई नवेली होने के कारण ये सोचकर मैं चुप रही कि शायद प्राइवेसी के लिए मुझे ये कमरा दिया गया। कमरे में ना खिड़की थी ना कोई रोशनदान, इसीलिए धूप होने का कोई सवाल ही नहीं था। मैंने सोचा कि थोड़ी पुरानी हो जाऊंगी तो अम्मा जी से कहकर आगे वाला कमरा हमें देने के लिए कहूँगी। मेरे पति देव अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें इस बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। एक दिन बड़ी हिम्मत करके मैंने अपनी सास से पूछा, अम्मा जी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना पलंग बीच वाले कमरे में बिछा लूं। मेरी आशा के विपरीत अम्मा जी तुनक कर बोली, ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर जोर से हथौड़ा मारा हो। मेरा घर? फिर मेरा घर कौन सा है? बाबूजी ने मुझे अपने घर से विदा कर मुझे मेरे घर भेजा था, पर ये तो सास का घर है। फिर मेरा घर कहाँ है? रात को जब मेरे पति घर आए, मैं उन्हें कुछ बताती, उससे पहले ही मेरी सास ने उन्हें नमक मिर्च लगाकर घर पर कब्जा करने वाली मनोवृत्ति के बारे में बताना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अभी तो मैं जिंदा हूँ, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी, क्योंकि ये मेरा घर है। फिर कई दिनों तक इस बारे में मेरी बुआ से कोई बात नहीं हुई। धीरे धीरे वे अपनी गृहस्थी में रम गईं। एक दिन मेरे बहुत आग्रह करने पर वे हमारे यहाँ पर आईं। बाबूजी से मिले भी काफ़ी दिन हो गए थे। तब उनकी बातों से अंदाजा हो गया कि अब उन्होंने अपने घर का सपना देखना छोड़ दिया था। फूफा जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जब उन्हें एयरफोर्स का क्वार्टर मिलेगा तो वे अपने घर का सपना पूरा कर लें। बुआ ने अपने मन को मार लिया था। बुआ अब 2 बेटों की माँ बन चुकी थी। इसी बीच मेरी भी शादी दिल्ली में तय हो गई। बुआ मेरी शादी में सिर्फ 2 दिनों के लिए ही आ पाई थी, क्योंकि उनकी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। शादी के बाद भी बुआ से कभी कभी बात हो जाती थी। बाद में उनकी सास के देहांत के बारे में पता चला। सबसे बड़ा झटका तो मुझे तब लगा जब बुआ ने बताया कि कैसे उनके देवर ने बड़ी चालाकी से माँ की बीमारी के वक्त उनसे घर के कागजातों पर हस्ताक्षर लेकर घर अपने नाम करवा लिया था। सुनकर बड़ा दुख हुआ था। बच्चे बड़े हो रहे थे। बुआ ने उसी छोटे से कमरे में 2 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से काफ़ी वक्त काटा। देवर की शादी अभी नहीं हुई थी। शादी होते ही शायद वो उन्हें घर से निकाल दे। ये सोचकर फूफा जी ने अपने क्वार्टर के लिए ऑफिस में अर्जी डाल दी थी। संभवतः अगले महीने तक उन्हें क्वार्टर मिल जाता और बुआ का अपने घर का सपना पूरा हो जाता। पर ऊपर वाला न जाने किन रंगों में राजी था। होनी को शायद मंजूर नहीं था कि बुआ अपने घर का सपना देखे।
उस दिन फूफा जी फ्लाइट पर गए तो शाम को उनके विंग कमांडर तथा अन्य कुछ लोग उनका शव लेकर घर आए। उनका प्लेन क्रैश हो गया था। इस हादसे ने बुआ को तोड़कर रख दिया था। भाई की 13वीं होते ही देवर ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो उन पर घर खाली करने का दबाव डालने लगा। उसने एक बिल्डर के साथ बात कर ली थी कि यहाँ पर वो फ्लैट बना ले और उसे एक फ्लैट तथा 20 लाख रुपए दे दे। बिल्डर इस बात के लिए राजी हो गया था। इसीलिए वो चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके ये घर खाली हो जाए। बुआ ने थोड़ी दौड़ धूप कर किराए पर एक छोटा सा घर ले लिया और दोनों बच्चों के साथ वहाँ पर आ गई। अपने घर का सपना देखने वाली बुआ अब किराए के घर में आ गई थी। फूफा जी के दोस्तों ने भाग दौड़कर उनके भविष्य निधि के पैसे बुआ को दिलवाने में उनकी मदद की। अब बुआ के पास पैसे थे, पर अपना घर बनाने का सपना कहीं पीछे छूट गया था। समय गुजरता रहा। बुआ ने घर पर छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उनका बड़ा बेटा राज अभी +2 में पढ़ रहा था और छोटा बेटा दीपक अभी 10वीं में था। पिता की नौकरी राज को मिल सकती थी। फूफा जी के दोस्त ने उसी वक्त ऑफिस में उसे नौकरी देने की बात कर उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया और पढ़ाई पूरी होते ही एयरफोर्स में नौकरी मिलने का आश्वासन भी दिया था। राज ने +2 के बाद ग्रेजुएशन तक अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अभी उसने अपनी परीक्षा दी थी और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था कि उसके पापा के मित्र जो उनके साथ ही काम करते थे, उन्होंने उसे इंटर्नशिप के लिए ऑफिस ज्वाइन करवा दिया। रिजल्ट आते ही उसकी नौकरी भी पक्की करवा दी। फूफा जी के दोस्तों ने ना सिर्फ उनके बेटे को नौकरी दिलवाई, बल्कि उनके पॉइंट मिलाकर एयरफोर्स का क्वार्टर भी दिलवा दिया। अब बुआ और उनके दोनों बेटे किराए का घर छोड़कर अपने क्वार्टर में आ गए। छोटा बेटा अभी कॉलेज में 2nd ईयर में पढ़ रहा था। राज की नौकरी हुए अभी 2 साल ही हुए थे कि उसकी शादी के प्रस्ताव आने लगे। बुआ इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करना चाहती थी, पर इतने अच्छे रिश्ते को इनकार भी नहीं कर सकी। देविका पढ़ी लिखी, सुंदर और अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। बुआ ने राज से पूछा तो उसने हामी भर दी। बुआ ने अपने पति के दोस्तों की मदद से राज की शादी बड़े सादे ढंग से संपन्न करवा दी। अब बुआ ने घर पर बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया था, क्योंकि अब राज कमाने लगा था। छोटे बेटे दीपक ने आगे और ना पढ़ने और कोई बिजनेस करने की इच्छा जाहिर की। बुआ ने फूफा जी के भविष्य निधि के पैसों से उसे फलों का बिजनेस शुरू करवा दिया। बाजार के ठीक बीचों बीच उन्हें दुकान भी बहुत कम पगड़ी से ही मिल गई थी। दीपक ने अपनी मेहनत से बहुत जल्दी अपना बिजनेस इतना बढ़ा लिया कि कानपुर के सफल व्यापारियों में उसकी गिनती होने लगी। बुआ दोनों बेटों की तरक्की देख अपने बीते दिनों को भूल गई। कहते हैं ना कि खुशी के दिन बहुत थोड़े होते हैं। बुआ ने अपने छोटे बेटे दीपक की शादी रिया से करवाई और उसके आते ही कुछ दिनों बाद ही घर का माहौल बिगड़ने लगा। अपने पिता के पैसों का उसे बहुत घमंड था। उसने आते ही हर चीज़ में नफ़ा नुकसान देखना शुरू कर दिया। घर के खर्च को लेकर दोनों बहुओं में खींचातान होने लगी। रिया ने अपनी माँ की सह पर दीपक के कान भरने शुरू कर दिए कि वो अपना अलग घर ले ले। दीपक के पास इतने पैसे तो थे कि वो अपने लिए एक फ्लैट खरीद सके। उसने 3 BHK फ्लैट खरीद लिया और अपनी पत्नी के साथ फ्लैट में चला गया। बुआ दोनों बेटों के बीच फंस कर रह गई। अचानक घड़ी पर नज़र पड़ी तो देखा 12 बज गए थे। लंच का समय हो गया था और सारा काम टेबल पर बिखरा पड़ा था। बॉस को मैंने आते ही कहा था कि थोड़ा काम निपटा कर जाऊंगी, और अभी बॉस ने काम मांग लिया तो मैं क्या करूंगी। फिर बुआ के पास भी जाना है। तभी ख्याल आया कि अस्पताल में फ़ोन करके बुआ का हाल चाल पूछ लूं। अस्पताल में फ़ोन लगाया तो पता चला कि बुआ को अब तक होश नहीं आया था। शायद उन्हें 1-2 बोतलें खून की चढ़ानी पड़े। बदन में खून इतना कम था कि बेहोशी टूट ही नहीं रही थी। अस्पताल के ब्लड बैंक में फ़ोन कर खून की 2 बोतलें मंगवाई और बुआ को चढ़ाने के लिए कहकर मैं बॉस के कैबिन में पहुंची और बुआ की हालत के बारे में बताकर हाफ डे लेकर 15 मिनट में अस्पताल पहुंच गई। बुआ को खून चढ़ रहा था। चेहरा बिल्कुल पीला जर्द सा था।
स्टूल खींचकर उनके बेड के पास बैठ गई। बूंद बूंद खून बुआ की रगों में समा रहा था। अपना कतरा कतरा खून देकर बुआ ने दोनों बच्चों की परवरिश की थी, पर क्या वे बुआ के खून की कीमत समझ पाए थे? बड़े फूफा जी की 13वीं वाले दिन एकांत पाते ही मैंने बुआ से उनकी उदासी का कारण पूछा था। हमेशा मेरे साथ अपने सुख दुख बांटने वाली बुआ उस दिन कुछ कहने की बजाय फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते बुआ ने जो बताया उसका सार ये था कि बुआ अब बेटों के लिए बोझ हो गई थी। एक दिन बुआ की चचेरी ननद अपने बच्चों के साथ उनके घर आई। पहली बार उनकी ननद अपने बेटे बहू को लेकर आई थी, अतः जाते वक्त उनके हाथ में कुछ देना जरूरी था। बुआ ने अपने बेटे से रुपए मांगे तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि जिस बेटे को आपने बिजनेस शुरू करके दिया है, पापा के भविष्य निधि के सारे पैसे खर्च कर दिए, उसी से मांगिए। मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, इतना फालतू खर्च नहीं कर सकता। वैसे भी आजकल लेने देने का रिवाज नहीं रहा, और ये काफ़ी नहीं कि मैं आपको अपने घर में रखकर आपका खर्च उठा रहा हूँ, पर बेटे मैंने तुम्हें भी तो तुम्हारे पापा की नौकरी दिलवाई है। उन्हीं के दोस्तों की दौड़ धूप और उनके पॉइंट मिलाकर ही तो ये घर मिला है। नौकरी दी है तो कौन सा एहसान किया है? मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ ना, और घर भी मेरी बदौलत है, ना कि पापा की बदौलत। बुआ इससे आगे और नहीं सुन सकी। ओह, जिसे वे अपना घर समझ रही थी वो भी उनका नहीं था, अब तो वो उनके बड़े बेटे और बहू का था। बुआ ने अपना सामान उठाया और अपनी ननद से ये कहकर, जी जी मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आप मुझे दीपक के घर छोड़ दीजिए, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। उन्होंने अपनी ननद को ये एहसास नहीं होने दिया कि वे अपने बेटे से गुस्सा होकर घर छोड़कर जा रही हैं, पर उनकी ननद ने उनके बड़े बेटे की बातें सुन ली थी और वे भी अनजान बनी रही, क्योंकि वे भाभी को और दुखी नहीं करना चाहती थी। बुआ की ननद और उनका बेटा बहू उन्हें दीपक के घर छोड़कर और उन्हें अपने घर आने का न्योता देकर जल्द ही फिर मिलने की बात कहकर अपने घर चले गए। दीपक घर पर नहीं था, वो अपनी दुकान पर गया था। रिया घर पर अकेली थी। अपनी सास को अचानक वहां आया देख वो सकपका गई। आगे बढ़कर उनके पैर छुए और बोली, माँ अचानक से कैसे आना हुआ? क्या भैया छोड़ कर गए? वे अंदर क्यों नहीं आए? नहीं, राहुल नहीं आया। मैं तुम्हारी रजनी बुआ और उनके बेटे बहू के साथ आई हूँ। वे इसी रास्ते से जाने वाले थे, इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए थे तुम लोगों से मिले हुए, तो चलो इसी बहाने तुम लोगों से मिलाती हूँ। रिया ने पहले तो उनका स्वागत हंसकर किया, पर जब उनका सूटकेस देखा और पता चला कि भैया से गुस्सा होकर आई हैं, तो उसके भी तेवर बदल गए, पर प्रकट में बड़ी मिठास से बोली, माँ ये भी आप ही का घर है, आप जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती हैं, पर भैया जी को आपसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उन्हें रिया की बातें सुनकर दिल को सुकून मिला। लगा कि अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि उन्हें दूसरों का मोहताज बनकर रहना पड़े। रिया ने उन्हें चाय नाश्ता दिया और उनका सामान गेस्ट रूम में रखवा दिया और आराम करने को कहकर अपनी मम्मी को फ़ोन पर सारी राम कहानी सुना दी। रात को दीपक काम से वापस आया तो माँ को देखकर हैरान हो गया। माँ, कैसे आई आप? आपने मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं आपको लेने के लिए आ जाता। अब तो आ गई हूँ, अब यहीं रहूँगी तुम्हारे पास, उन्होंने दीपक को जवाब दिया। रात को सबने एक साथ बैठकर खाना खाया, फिर वे सोने के लिए अपने कमरे में चली गईं। दीपक उन्हें रजाई उड़ाकर आराम से सोने के लिए कहकर अपने कमरे में आ गया। वे सोने ही जा रही थी कि अचानक उन्हें याद आया कि बहू उनके पास पानी रखना तो भूल ही गई। वे रसोई से पानी की बोतल और ग्लास लेकर आ रही थी कि अचानक बेटे बहू की बातें सुनकर उनके कान खड़े हो गए। रिया दीपक से कह रही थी, अम्मा के चलते हमें कहीं भी आने जाने में बंदिश हो जाएगी। ना हम किसी के घर जा सकते हैं और ना ही किसी को हम अपने घर पर बुला सकते हैं। उनका मन हुआ कि अभी अंदर जाकर उनसे कहें कि मेरे रहते तुम्हें कोई बंदिश नहीं होगी, तुम लोग जहाँ जाना चाहो, जिसे बुलाना चाहो बुला सकते हो। पर वे ऐसा कर नहीं पाई, क्योंकि ऐसे में उन पर ही बात आती कि वे चोरों की तरह खड़ी होकर उनकी बातें क्यों सुन रही थी।
धीरे बोलो, कहीं माँ सुन लेगी तो उन्हें दुख होगा। दीपक ने आहिस्ते से कहा, पर उन्हें रात के सन्नाटे में वे बातें बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी। रिया ने आगे कहा, उसे सुनकर तो उनके होश ही उड़ गए। हमारा फ्लैट है ही कितना बड़ा, जो एक अतिरिक्त व्यक्ति को यहाँ पर रखे। एक कमरा हमारा है, एक ड्राइंग कम डाइनिंग और एक कमरा अतिथियों का। अगर अतिथि की तरह रहना हो तो वो कमरा दिया जा सकता है। अगर यहीं जमने का इरादा है तो हो गई छुट्टी। अगले हफ्ते मेरी मम्मी भी आने वाली हैं। उनके आने तक माँ चली जाएं तो अच्छा होगा। अच्छा, अब सो जाओ, कल सुबह उठकर मैं माँ से बात करता हूँ, पूछता हूँ उनका कब तक यहाँ रहने का इरादा है। दीपक ने रिया को चुप कराते हुए कहा। वे इसके आगे नहीं सुन पाईं और अपने बिस्तर पर लेटकर घंटों रोती रही और सोचती रही कि उनकी परवरिश में क्या कमी रह गई थी। सुबह उठी, नहा धोकर नाश्ता किया और दीपक से बोली, बेटा दुकान जाते हुए मुझे अपनी बड़ी मौसी के घर छोड़ देना। कल ही तो आई हैं और आज जाने की तैयारी भी कर ली। क्या हुआ है आपको? दीपक ने माँ से पूछा। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे मौसा जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें देखने का मन कर रहा है। वैसे भी बहुत दिन हो गए बड़ी दीदी और जीजा जी से मिले हुए, सो उनसे मिलने का मन कर रहा है। ठीक है, मैं आपको 1-2 दिन बाद मौसी के घर छोड़ दूंगा। अभी आप यहीं पर रहिए। किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? उनका मन हुआ कि कहे, बेटा किसी ने क्या, खुद उनके अपने बेटे ने पहले तो बीवी के कहने पर उनसे किनारा कर लिया और अब चाहता है कि वो मेहमानों की तरह सिर्फ कुछ दिन उनके पास रहे। उन्होंने जिद पकड़ ली कि अभी इसी वक्त मुझे जाना है। पता नहीं तुम्हारे मौसा जी की हालत कैसी है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो बाद में जाकर क्या करूँगी। उसके बाद दीपक ने उन पर और जोर नहीं डाला कि वे वहाँ पर रुके। वो अपनी गाड़ी से उन्हें उनकी बड़ी बहन के घर छोड़ आया। माँ, कब तक तुम्हें यहाँ रहना है? कब आऊँ मैं तुम्हें लेने के लिए? कुछ भी नहीं पूछा और जरा जल्दी है कहकर चला गया। पिछले 1 महीने से वे दीदी के पास ही थी। उन्हें तसल्ली थी कि वे जीजाजी से मिल पाई। हालांकि वे उन सबको छोड़कर चले गए, पर एक बात का सुकून था कि वे दीदी की मुसीबत के वक्त उनके साथ थी। बड़े फूफा जी की 13वीं में ही बुआ से मिलकर ये सारी बातें जान पाई थी। अपनी सहेलियों जैसी छुटकी बुआ की ऐसी हालत देखकर मैंने उन्हें आश्वासन दिया था, बुआ तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ ही रहोगी। बुआ के चेहरे पर उस उदास माहौल में भी मुस्कुराहट की हल्की सी रेखा दौड़ गई। मेरी और बुआ की बहुत बनती थी, इसीलिए वे मेरे साथ रहने को राजी हो गई। उस दिन फूफा जी की 13वीं पर हम सब करीब 10 लोग एक सुमो गाड़ी बुक करके गए थे। एक और आदमी की गाड़ी में जगह न होने के कारण मैं उस दिन बुआ को अपने साथ नहीं ला पाई थी और उन्हें अपना पता देकर खुद गाड़ी पकड़कर आने के लिए कह दिया था। रास्ते भर मुझे बुआ के साथ उनके अपने ही बेटे बहुओं के व्यवहार के बारे में सोचकर बड़ा खराब लगा था। बाद में कार्य की व्यस्तता की वजह से मैं बुआ की बात भूल ही गई थी। तो क्या बुआ मेरे पास आ रही थी? उन्होंने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? अचानक बुआ के कराने की आवाज़ सुनकर मैं अतीत की यादों से बाहर निकलकर वर्तमान में आई। बुआ को होश आ रहा था, पर आंखें अभी भी बोझिली थी। मैंने बुआ के सिर पर हाथ फेरा और उन्हें तसल्ली दी। बुआ, मैं मोनिका, तुम मेरे पास हो, बिल्कुल ठीक हो। मैंने इन्हें फ़ोन कर दिया है, ये अभी आते ही होंगे। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, हम सब जल्दी घर चलेंगे। थोड़ी देर बाद ये आए। अभी बुआ को पूरी तरह से होश नहीं आया था। 1 बोतल खून चढ़ चुका था, शायद 1 बोतल खून और चढ़ाना पड़े। ऐसे में बुआ को अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए मैंने इन्हें घर भेज दिया और बच्चों को खाना खिलाने और उनका होमवर्क करवाने के बारे में समझा दिया और खुद बुआ के पास वहीं बैठी रही। बैठे बैठे थक गई थी, कमर मानो अकड़ सी गई थी, आंखें भी नींद से बोझिल हो रही थी। उठकर थोड़ा टहलने लगी। टहलते टहलते मन भी इधर उधर भटकने लगा। तो क्या बुआ सचमुच मेरे पास रहेंगी? मेरे पति जरा एकांत प्रिय हैं, उन्हें ज़्यादा किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं। ऐसे में बुआ का हमारे घर पर रहना क्या इन्हें अच्छा लगेगा? क्या ये बुआ की उपस्थिति अपने घर पर स्वीकार कर पाएंगे? मैंने इस विषय पर इनसे बात तो नहीं की थी।
और भावुकता में आकर बुआ को अपने घर पर रहने का न्योता दे बैठी। वे मेरी प्यारी छुटकी बुआ हैं, मेरी सहेलियों जैसी बुआ, पर बच्चों की बुआ तो नहीं। बच्चे तो उन्हें जानते ही नहीं। आजकल तो बच्चों को अपने अलग कमरे चाहिए, उन्हें अपना कमरा किसी और के साथ शेयर करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में अपने 2 कमरों वाले फ्लैट में बुआ को कहाँ रखूँगी? ड्राइंग रूम में दीवान पर सुलाना भी तो ठीक नहीं। बिल्कुल अस्थायी सा प्रबंध लगेगा, फिर आने जाने वालों की भी मुश्किल हो जाएगी। बुआ के कारण कहीं मेरा घर न बिखर जाए तो फिर क्या करूं? बुआ को ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। अपने ही विचारों पर ग्लानि हो रही थी कि हम कितने स्वार्थी हैं। अपने आराम एवं अपनी दुनिया के आगे हम कुछ देख और सुन ही नहीं पाते। दिमाग इस कश्मकश में इतना उलझ गया कि सर दर्द से फटने लगा। बाहर रिसेप्शन पर गई और नर्स से सिर दर्द की एक टैबलेट लेकर खाई और अस्पताल की कैंटीन से चाय खरीद कर पी। अचानक ख्याल आया कि बुआ के दोनों बेटों को फ़ोन करके अस्पताल में बुला लेती हूँ। माँ को इस हालत में देखेंगे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। हो सकता है उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा हो। कुछ तो शर्म आएगी उन्हें अपने व्यवहार पर। शायद लोक लाज के कारण बुआ को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार भी हो जाएं। इससे मेरा भी मान रह जाएगा और बुआ की भी अपने बेटों से नाराज़गी दूर हो जाएगी। इस विचार से मुझे थोड़ी राहत मिली। घड़ी में देखा तो रात के 12 बज रहे थे। इतनी रात को फ़ोन करके उन्हें परेशान करना मुझे ठीक नहीं लगा। सुबह होते ही फ़ोन करके उन्हें इत्तला कर दूंगी, ऐसा सोचकर मैं निश्चिंत होकर पास ही पड़े सोफे पर सो गई। रात के करीब 3 बजे थे। नर्स ने आकर मुझे झिझोड़ा। मैं हड़बड़ा कर उठी तो देखा कि 2 डॉक्टर बुआ के पास खड़े थे। एक उनकी नब्ज देख रहा था और एक उनकी धड़कन की जांच कर रहा था, और नर्स उनकी खून की बोतल उतारने की तैयारी कर रही थी। शायद बुआ को सोए सोए साइलेंट अटैक आया था। नर्स ने उन्हें सिर से पैर तक सफ़ेद चादर से ढक दिया था। कितनी निश्चिंत लग रही थी बुआ, बिल्कुल शांत एवं निर्विकार भाव से लेटी हुई, मानो बार बार घर बदलने के झंझट से मुक्त होकर सदा के लिए अपने घर पहुंचकर बड़े इत्मीनान से सो रही हूँ। आज बुआ को अपना घर मिल चुका था। अब यहाँ से कोई भी उन्हें निकाल नहीं सकता था। इस घर में ना तो वो मेहमान थी और ना ही किराएदार और ना ही किसी की मोहताज। ये था मेरी छुटकी बुआ का अपना घर, जहाँ से उनको कोई भी निकाल नहीं सकता। आखिर लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? उनके पास अपना घर क्यों नहीं होता? आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।